हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, एसएससी हो, सब में ये चैप्टर कहीं ना कहीं पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे आपको काम करेगा। आगे आप 11th में हो, 12th में हो, यहाँ से जो रिएक्शंस वगैरह सब स्टार्ट होता है ना, उसका कह सकते हैं यहाँ बेसिक है। हर एक रिएक्शंस का आपको बेसिक यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक में देखिएगा, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, बहुत सारी जगह, इवन फिजिकल में भी जो रिएक्शंस वगैरह सब होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको मिलता जुलता ही मिलेगा। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स नया नया क्लास 10th का या तो स्टार्टिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपका बीपीएससी टीचर वाला हो, बीपीएससी पीसीएस हो, या और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ क्लास 10th का पूछता है और पूछता ही है। अब बीपीएससी टीचर वाले में देख लीजिए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइंस का अगर है, कोई स्टूडेंट है साइंस का, तो उसको तो क्लास 10th का पूछा जा रहा है। इवन 6 to 8 पढ़ा है या 1 to 5 भी पढ़ा है तो 10th तक का जानकारी उसके पास होना चाहिए। एवब के लिए तो और भी उसको ग्रेजुएशन लेवल और 11th-12th का भी पूछता है। तो उस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका बोर्ड के लिए भी, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सारे स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। हम शुरू से शुरुआत करते हैं इसको, चैप्टर को बेसिक से। ऑल राइट, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है दोस्तों। कोई भी एग्जाम है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछती है। आप भले इधर उधर कोचिंग वगैरह में आपको थोड़ा बहुत शो ऑफ करने के लिए हमारे पास ये मटेरियल है, हमारे पास ये टीचर है, ऐसा कुछ बताने के लिए आपको थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका मेन गोल होना चाहिए, एनसीईआरटी को अच्छे से कंसेप्चुअल आपको होना चाहिए, ताकि बोर्ड का क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएँ। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन बनता है आपका एनसीईआरटी से ही बनता है। तो उसी को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक लाइन है दोस्तों, सबसे ऊपर इसको देखते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। जिस प्रकार से आप महज डिक्शनरी के जो शब्द याद कर लेते हैं तो आपको लिटरेचर नहीं आ जाएगा। लिटरेचर के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। बड़े बड़े जो राइटर हुए हैं लिटरेचर के, आइदर शेक्सपियर हो सकता है अपने यहाँ, जैसे रस्किन बॉन्ड है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये सब लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर हुए। तो महज डिक्शनरी के शब्द याद कर लेने से आप इंग्लिश या लिटरेचर नहीं सीख पाएंगे। उसी प्रकार से सिर्फ फैक्ट याद कर लेने से आप साइंस नहीं सीख पाएंगे। ओके, उसके लिए आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कौन रिएक्शन किधर जा रहा है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपाउंड क्या है, बेसिक चीज़ माइन्यूटली आपको पता होना चाहिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मार्टिन एच फिशर का। तो यहीं से शुरुआत हुआ है चैप्टर का। तो कंटिन्यू करते दोस्तों, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पहले तो इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन का बैलेंस कैसे किया जाता है। ऑलराइट, यही सब चीज़ यहाँ पर जानेंगे और ये सब बेसिक है, आगे आपको काम देगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी का देख रहे हैं ताकि आप कभी एनसीईआरटी पढ़े तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। मतलब डेली लाइफ में आपके सामने ये जो है सिचुएशंस आते रहता है, उसको थोड़ा विचार कीजिए और देखिए क्या होगा। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के समय में, गर्मी के समय में आपका जो दूध है रूम टेम्परेचर अगर छोड़ दिया जाए। सेकेंड है एन आयरन तावा, जो लोहा का तावा होता है, या पेन है, या नेल मतलब कोई कील हो सकता है, एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। मतलब ऐसा एटमोसफियर समझ सकते हैं कि आप बरसात के समय में आप या तो आयरन के पेन को या नेल है, कोई कील है, उसको आप बाहर छोड़ दीजिए। कह सकते हैं बरसात के मौसम में या उस मौसम में जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा। थर्ड है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर ग्रेप्स अंगूर है उसमें फर्मेंटेशन हो जाए तो क्या होगा, भोजन बन गया है। उसके बाद क्या हो सकता है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसका तो क्या होता है। और जब हम रिस्पायर करते हैं तब क्या होता है। इन सारे सिचुएशंस को आप कंसिडर कीजिए, सोचिए। ऑल राइट, देखिए, इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। इन सारे सिचुएशंस में दोस्तों जो है, जो इनिशियल हमारा सब्सटेंस है, जैसे ग्रेप्स है, फूड है, अब मिल्क है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, इन सब का जो इनिशियल सब्सटेंस था ना, इनिशियल नेचर कह दिया, इनिशियल आइडेंटिटी था, वो कहीं ना कहीं हल्का फल्का चेंज हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेज। मतलब हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जो किसी भी सब्सटेंस में सिर्फ उसके स्टेट में चेंज लाए। जैसे पानी है, पानी से हम बर्फ बना दिए या पानी से हम वेपर बना दिए, कहाँ
किस प्रकार का चेंज है दोस्तों, ये सिर्फ उसके स्टेट में चेंज है, उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो इनिशियल सब्सटेंस है वो था कुछ और, बाद में हो गया कुछ और, उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस हुआ होता है। ऑल राइट, यू मे परहैप्स वी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। आपने जानते भी होंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमको कैसे पता चलेगा कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो चुका है। लेटेस्ट परफॉर्म, आइए कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं। यह एक्टिविटी एक एक एक्टिविटी बताएंगे दोस्तों, और एक्टिविटी से क्वेश्चन बनता है। बोर्ड हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक्टिविटी से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एक्टिविटी के मीडियम से ही पढ़ाना चाहती है, पढ़ाना जानती है। क्योंकि बच्चा जब जितना कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, जब तक आप कुछ करेंगे, इन्वॉल्व होंगे ना, तब आप बेहतर सीख पाएंगे। बस ओरली आप सुन लेने मात्र से आप में समझ और जो विकसित नहीं होगा। ऑलराइट, इसलिए एक्टिविटी जो है एनसीईआरटी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। आप कभी टीचिंग का हो सकता है कहीं इंटरव्यू वगैरह देंगे ना, तो आपको ना केवल आपकी ओरली वो नॉलेज चेक करेंगे, आपको कहेंगे नहीं आप करके दिखाइए कि हाउ डू वी इंटरप्रेट इन द क्लासेज। आप क्लास में कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे बच्चों को समझाएंगे। तो एक्टिविटी एक एक एक्टिविटी पर ही एक्टिविटी से क्वेश्चन बनता है। ये एक्टिविटी हमको कब बता रहा है दोस्तों कि एक मैग्नीशियन रिबन लीजिए। मैग्नीशियन आप जानते हैं कि मैग्नीशियन क्या है, तो एक मेटल है। मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। आपने ये क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। मैग्नीशियम एक मेटल है। करा उसको एक हल्का सा, पहले तो मैग्नीशियम रिबन को रब कर दीजिए, सैंड पेपर से रब करके उसको एक टोंग के हेल्प से पकड़ कर और अब बर्नर के हेल्प से उसको जलाइए। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल आराम से है कि जल जाएगा। हम इसको सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं दोस्तों, तो मैग्नीशियम क्या होता है ना, हमने आपको क्लास 9th में या क्लास 8th में बताए भी होंगे, आपको जानकारी भी होगा कि एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं। शुरुआत में यही है जो क्वेश्चन बन सकता है, हम यहाँ बताएंगे। देखिए, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा मेटल का, उसमें होता है क, ना, का, मांगे, आलू, जानू, लोहे पर बैठी है, तांबा, चांदी, सोना। ये कुछ एलिमेंट है जिसका ये रिएक्टिविटी सीरीज दिया। मतलब ये हमको ये बताता है जो एलिमेंट जितना ऊपर होता है ना वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑलराइट, वो आसानी से किसी न किसी से रिएक्शन कर लेता है। तो मैग्नीशियम देखिए दोस्तों, यहाँ पर है मैग्नीशियम क्या कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो मैग्नीशियम आसानी से एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसके कारण क्या होता है ना, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर बैठ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो थोड़ा डल होता है। मेटल के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल में क्लास 8th में, कि मेटल का जो अपीयरेंस होता है ना, शाइनी अपीयरेंस होता है। मेटल क्या होता है, लस्ट्रस होता है, चमकता है देखने में। लेकिन अगर उस पर किसी प्रकार का ऑक्साइड लेयर अगर बैठ गया है तो उसका जो लस्ट्रिटी है, चमक जो है वो कम हो जाएगा, डल हो जाएगा, डल अपीयरेंस हो जाएगा। तो उसके ऑक्साइड को लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। तो याद रखिएगा ये ट्रिक है। कना का मांगे आलू, जानू लेयर पर बैठी है, तांबा, चांदी, सोना। हम आपको आगे भी बताएंगे और हमारे वीडियो में है भी, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो जैसे इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, उसके बाद क्या टोंग के हेल्प से, मतलब पकड़ने वाले के हेल्प से उसको जलाइए, तो मैग्नीशियम क्या होगा, जल जाएगा। उसका क्या होगा, राख बनेगा। राख को आप स्टोर करके रख लीजिए। ठीक है, ये बस ये एक्टिविटी इतना ही हमको बता रहा है। आगे देखते हैं इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से रखिएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। जैसे आप मैग्नीशियम को जलाएंगे ना, कभी आपके हो सकता है कि आप अगर सीबीएसई स्कूल में हो या बिहार बोर्ड में हो जहाँ पर लेबोरेटरी की व्यवस्था है, तो मैग्नीशियम को जला के दिखाया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट है, करना पड़ेगा उनको। ठीक है, एक्टिविटी करना पड़ता है। तो देखिएगा मैग्नीशियम बहुत ही डेजलिंग वाइट फ्लेम, आपने कभी वेल्डिंग करते हुए देखा होगा कितना चमकता है दोस्तों, आँख बंद हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे उसको। उसी प्रकार से यहाँ भी मैग्नीशियम जब जलाते हैं उसको तो डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब एक बहुत वाइट फ्लेम निकलता है, चकाचौंध, आँख को चकाचौंध कर देगी, उस प्रकार का फ्लेम। और वो वाइट पाउडर में ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो जो पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। क्यों, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। कंबसन या हम जो जला रहे थे वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन हो रहा था। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों बनता है, तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, उसके कारण ये ऐसा हो रहा है। एक्टिविटी 1.2 देख लेते हैं। टेक लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट दोस्तों क्या होता है, PbNO3। लीड नाइट्रेट मतलब PbNO3। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, और फार्मूला क्लास 9th में बताया गया कि किस प्रकार से फार्मूला लिखे। आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम सबका फार्मूला बता देंगे आपको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों लीड नाइट्रेट। टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इसमें ऐड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये रिएक्शन किस प्रकार से रिएक्शन होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आगे धीरे धीरे हम इसको करेंगे।
एक्टिविटी 1.3 क्या कर रहा है कि कुछ जिंक का ग्रेन्यूल्स लीजिए। जिंक ना दोस्तों, जिंक का जो मेटल है वो का समझ सकते हैं कि आप छोटा छोटा टैबलेट के फॉर्म में आता है उस प्रकार, उसी को हम जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसको एक कोनिकल फ्लास्क में लीजिए और उसमें क्या ऐड कर दीजिए, या तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कीजिए। एक सावधानी यहाँ पर बरतना है कि जो एसिड को आपको थोड़ा केयर के साथ, सावधानी के साथ उसको पकड़ना है, क्योंकि एसिड जानते हैं बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। अगर गलती से हाथ वगैरह पे पड़ जाए तो आपको हाथ को जला सकता है। जैसे आप इसको, जैसे ये है हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स है और उसमें एसिड है, तो इसको हम डालेंगे दोस्तों, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिंक जब आगे देखेंगे, जिंक जब HCl से मेटल, कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है ना, तो वो बनाता है, एक तो साल्ट बनाता है जिंक क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। ओके, तो ये गैस आपको यहाँ से निकलते हुआ दिखेगा, जो रिएक्शन को बता रहा है। मतलब अलग अलग रिएक्शन, कहीं पर आप लाइट देखे हैं, मतलब वहाँ पर कलर चेंज हो रहा था, कहीं आप हाइड्रोजन गैस को निकलते हुए देख रहे हैं, ठीक है, कहीं गैस निकलता है। तो जो रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ वहाँ पर एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। देखिए, फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, इन तीनों एक्टिविटीज से वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब आप जो ये सारा एक्टिविटी की है, वहाँ पर कुछ न कुछ इस प्रकार का देखने को मिला होगा। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, या तो उसका स्टेट चेंज हो गया होगा। दूसरा है चेंज इन कलर, या तो उसका कलर चेंज हो गया होगा, या तो गैस निकला होगा। जैसे हम जिंक के साथ देखे थे, जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा था, जिंक क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन गैस निकला था। या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका जो भी फ्लास्क होगा वो गर्म होने लगेगा, ये दिखेगा। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, गैस निकलेगा, या दोस्तों आपको टेम्परेचर वहाँ पर आपको कुछ न कुछ बदलाव दिखेगा। As we observe the changes around us, we can say that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. अगर आप अपने आसपास देखेंगे ना, तो आपके आसपास बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन देखेगा, मतलब होते हुए दिखता है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम उन्हीं सारे रिएक्शंस को हम अपने आसपास देखेंगे दोस्तों। जैसे हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन अपने आप में क्या है, एक रिएक्शन है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन। ऑलराइट, ये आप हमारे अंदर होता है। हमारा खाना कभी खराब हो जाए तो अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। तो अपने आसपास जो बहुत सारे रिएक्शन हम देखते होते हैं, उसी प्रकार से आयरन में जो रस्ट लग जाता है ना, वो क्या है, एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन ही है। ओके, हमारा आयरन उसमें बर्बाद हो जाता है, तो वो रिएक्शन ही है। तो हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है, उसी सारे रिएक्शंस को हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, जैसे हम मैग्नीशियम, दोस्तों इसको हम समझाते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे, जला रहे थे, ठीक है, और बना था हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो इस रिएक्शन को अगर लिखा जाए, शब्दों में लिखा जाए दोस्तों, तो बहुत लंबा हो जाएगा कि मैग्नीशियम बर्न विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको देखने में बहुत बड़ा लग जाएगा। ये तो एक रिएक्शन है, हजारों रिएक्शंस होता है। उन हजारों रिएक्शंस को अगर लिखने लगे ना, तो कॉपी का कॉपी भर जाएगा, लेकिन रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगा। तो उसी रिएक्शंस को हम उसके शब्दों में ना लिखकर क्या करते हैं, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऑलराइट, इसी को समझते हैं यहाँ पर। एक्टिविटी 1 में हम देखे थे कि मैग्नीशियम जब हमको बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर सेंटेंस के रूप में लिखे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, उसको हम छोटे शब्दों में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, तो आप इसको वर्ड इक्वेशन में लिखिए। द वर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है दोस्तों, देखिए एरो के लेफ्ट साइड में, ये साइड हमारा लेफ्ट है, ये साइड हमारा राइट है, ये एरो है। तो एरो के लेफ्ट में जो होता है, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट साइड में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस देखिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसको हम क्या कह देंगे, रिएक्टेंट कह देंगे। और जो नया सब्सटेंस बना उसको हम क्या कह देंगे, प्रोडक्ट कह देंगे। ये वर्ड इक्वेशन शोन चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट होता है हमारा RHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं दोस्तों, LHS में विथ ए प्लस साइन। अगर एक से ज़्यादा हो तो बीच में प्लस साइन ऐड कर देते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट होता है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तो वहाँ भी हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो एरो का हेड होता है दोस्तों, ये एरो का हेड, ये जो है एरो का हेड है, उसको हम बताते हैं कि रिएक्शन किधर से किधर प्रोसीड हुआ है। नेक्स्ट, अब है दोस्तों राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे।
इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस को लिखने का क्या कोई और छोटा तरीका है? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड। कह रहा केमिकल इक्वेशंस को और हम कंसाइज और छोटा कर सकते हैं और यूजफुल कर सकते हैं अब हम जब हम उसको वर्ड के स्थान पर हम केमिकल फॉर्मूला यूज करें। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। देखिए वर्ड इक्वेशन तो हम जो पीछे पेज में देखे दोस्तों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको और शॉर्टर वे में कैसे लिख सकते हैं? आप सिर्फ सिंबल यूज कर लीजिए, वर्ड के स्थान पर सिंबल, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO लिख दिए। तो हम वर्ड इक्वेशन लिख के हम इसको इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और कंसाइज और यूजफुल बना सकते हैं। अब क्या करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, नया कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट हो गया कि बैलेंस कैसे करेंगे और बैलेंसिंग क्या होता है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। कितना भी देखिए एटम्स कितना है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का कितना एटम्स है जो LHS और मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी भी एलिमेंट का कितना एटम प्रेजेंट है उसको आप काउंट कीजिए। जैसे यहाँ हम काउंट करें तो मैग्नीशियम 1 है इधर और RHS में भी 1 है। ऑक्सीजन देखिए LHS में 2 है, ऑक्सीजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का इधर 1 एटम है, यहाँ हम काउंट कर लिए। मतलब मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में भी 1 है और राइट साइड में भी 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 1 ही है। अब हम जानते हैं आगे उसी को लिखा हुआ है, इज देयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड। क्या नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड सेम है? क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं है? तो नहीं है। इफ यस अगर है देन द इक्वेशन इन बैलेंस्ड, अगर होगा दोनों साइड, जैसे यहाँ पर तो नहीं है सेम, मैग्नीशियम इधर 1 है, मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो दोस्तों दोनों साइड मतलब सेम नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड कहेंगे, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड, क्योंकि इस केस में आपका मास सेम नहीं होगा। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। याद रखिएगा, जो हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, जैसे ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है दोस्तों, ये हमारा क्या है? तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? सच ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या कह देंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को जो हम एयर में बर्न करते हैं तो उसका स्केलेटल अगर केमिकल इक्वेशन कहेगा तो हमको यही है, ध्यान रखिएगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। क्लास 9 में अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, डाल्टन का वो जो कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट में जो भी हमको मास मिलता है, प्रोडक्ट साइड में हमको जो भी एलिमेंट का मास मिलता है, कंपाउंड का मास मिलता है, वो सेम होना चाहिए रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है। क्योंकि हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्व मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो जितना मास आप रिएक्टेंट में लिए थे उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो आपका इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल, आप उसको बैलेंस कीजिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। मतलब नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी आपका नंबर ऑफ एटम्स जो है सेम होना चाहिए। हेंस वी नीड टू बैलेंस है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमको जो है बैलेंस करने की आवश्यकता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? 1.2 में जो था क्या वो बैलेंस था दोस्तों? नहीं, हम दिखाए थे आपको बैलेंस्ड नहीं था। अब है एक्टिविटी 1.3 में जो था, जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना था। उसी को देखिए, द एबव वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये हमारा क्या वर्ड इक्वेशन है दोस्तों, इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड के फॉर्म में लिखे हैं, ये हमारा है वर्ड इक्वेशन। जब हम किसी भी रिएक्शन को उसके वर्ड में लिखते हैं उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, और इसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं और उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें एग्जामिन करना है दोस्तों। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बोथ द साइड ऑफ द एरो। एरो के दोनों साइड, ये एरो है, इसके इस साइड भी कुछ एलिमेंट है रिएक्टेंट में भी है और कुछ एलिमेंट जो है प्रोडक्ट में भी है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड देखिए क्या नंबर ऑफ एटम सेम है। जैसे यहाँ कौन कौन है एलिमेंट है? जिंक है, जिंक रिएक्टेंट में कितना है? 1 है, प्रोडक्ट में कितना है? 1 है। ठीक, फिर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है, प्रोडक्ट में कितना है? 2 है। सल्फर देखिए दोस्तों, यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ कितना है? 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 4 है। तो 1 2 1 4 1 2 1 4, तो ये सेम है। As the number of atoms of each element is the same on the both the side of the arrow is a balanced chemical equation। एरो के इस तरफ और एरो के उस तरफ
एरो के इस तरफ लेफ्ट साइड में और एरो के इस तरफ राइट साइड में जो क्या है कि हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है, तो ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस्ड, मतलब इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है दोस्तों। लेकिन दूसरा ही रिएक्शन देखिए आप, आयरन को जब हम पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो Fe3O4, इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, आयरन का एक और होता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस से रिलीज होता है। ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी, जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहाँ है क्या कि किसी भी मेटल को जब हम पानी के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो बहुत सारा मेटल क्या है तो अलग अलग दिखेगा। कुछ तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कुछ गर्म पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, कुछ स्टीम के साथ, और कुछ तो करता ही नहीं है। तो मेटल जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाए ना तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस से रिलीज होता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस से रिलीज होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब क्या बनाता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो आयरन जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, याद रखिएगा, थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या बना रहा है। तो आयरन जब हाइड्रोजन के साथ मतलब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो Fe3O4, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, या Fe2, फिर आयरन का 2 और 3 ऑक्साइड। आयरन का देखिए दोस्तों हम एक ही साथ यहाँ पर लिख देते हैं, आयरन ना एक तो FeO होता है, एक होता है Fe2O3, ठीक है। यहाँ आयरन +2 फॉर्म में है, यहाँ आयरन +3 फॉर्म में है। ये +2 +3 कहाँ से आया है तो ये क्लास 9th का टॉपिक दोस्तों। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा, हम इस पर एक नया सेपरेट वीडियो बना देंगे। बहुत 9th का टॉपिक है, आसानी से समझ में आ सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, देखिए ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर FeO में, ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो यहाँ -2 है तो आयरन को भी +2 में होना चाहिए, तब जाके ये हमारा जो कंपाउंड है ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा, चार्जलेस। यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 चार्ज इधर हो गया, तो इधर भी कितना होना चाहिए, प्लस का 6 होना चाहिए। तो आयरन 2 है तो एक पर कितना, +3, इससे हम निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ध्यान से देखिएगा ना, आयरन इधर 1 है, आयरन इधर 3 है, ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये बैलेंस रिएक्शन क्या हमारा बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो देखिएगा ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बैलेंसिंग को सिखाने का अब है कि हम कैसे कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, जिस भी रिएक्शन को बैलेंस करना है उसको आप क्या कीजिए, बॉक्स बना दीजिए, सबके चारों बगल बॉक्स बना दीजिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायरल बॉक्स जैसा हो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिए। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, कंपाउंड प्रेजेंट है, उसके चारों बगल आप क्या कीजिए, बॉक्स बना दीजिए। फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। दूसरा क्या करेंगे कि एक अलग से एक चार्ट बनाइए इस प्रकार का, उसमें एलिमेंट लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितना एटम्स है अलग अलग एलिमेंट का वो लिखिए, और प्रोडक्ट में जो अलग अलग एलिमेंट का कितना एटम है उसको लिखिए। आयरन का देखिए यहाँ पर आयरन कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ प्रोडक्ट में कितना दोस्तों, यहाँ प्रोडक्ट में आयरन 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में 1 है, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना दोस्तों, यहाँ पर 4 है। ये हम लिख दिए, इसी से पता चल रहा है, देखिए आयरन यहाँ 1 है, आयरन यहाँ 3 है, मतलब बैलेंस हमारा नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, मतलब आयरन और ऑक्सीजन जो हमारा बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए तो हम केमिकल बैलेंस सीख रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप थर्ड क्या था, पहले उसके बारे में स्टेप 1 स्टेप 2 को रिकॉल कर लेते हैं। स्टेप 1 में क्या था, आप एक बॉक्स बनाएंगे, सारे एलिमेंट के, सारे कंपाउंड या एलिमेंट के चारों बगल क्या बॉक्स बनाएंगे। स्टेप 2 में तो क्या था दोस्तों कि इस प्रकार से एलिमेंट लिखेंगे, और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम्स है ना उसका संख्या हम लिखेंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन जो है बैलेंस है या नहीं है। ऑलराइट, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे ना, अब हम बैलेंस करेंगे। स्टेप थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम बैलेंसिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसमें जिस भी कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो। कहने का मतलब यहाँ देखिए बैलेंसिंग हम कहाँ से शुरू करें, किसका हम संख्या पहले बराबर करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एटम्स किस में लग रहा है, तो Fe3O4 में सबसे ज़्यादा एटम्स है, आयरन का 3, ऑक्सीजन का 4 एटम्स है। तो आप यहाँ से बैलेंस करना शुरू कीजिए, जैसे इधर आयरन 3 है, इधर सॉरी यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ आयरन 3 है, तो क्या कीजिए यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो दोनों साइड कितना हो गया, 3 आयरन हो गया। 3 आयरन रिएक्टेंट साइड में भी है, 3 आयरन आपका प्रोडक्ट साइड में भी हो गया। एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि हम जब भी लिखेंगे ना, जैसे आयरन था इधर रिएक्टेंट साइड में, तो Fe3 नीचे नहीं लिखेंगे, आयरन का हमको 3 करना है ना, तो नीचे नहीं करेंगे, नीचे करने से फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। आप जब भी ऐड करेंगे 2 3 4 ये भी कोई संख्या, तो उसके स्टोकियोमेट्री आप जानते होंगे, उसको कोफिशिएंट में ऐड करते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट जो होता है वहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसको ऐड कीजिए, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। ऑक्सीजन का संख्या उधर यहाँ कितना है, देखिए ऑक्सीजन का संख्या इधर 1 था, इधर 4 था, तो यहाँ क्या कर दिया है, 4 ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब दोनों तरफ तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोस्तों, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, आयरन को बैलेंस करना है। अब जो हो गया हमारा, पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, अब हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो गया, तो उसको भी बैलेंस कर लेंगे।
अब हमारा दो चीज़ बाकी है, एक तो आयरन, दूसरा हाइड्रोजन, इस दोनों को बैलेंस करना है। किसी एक को उसमें से बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। मान लेते हैं पहले हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस करें, तो रिएक्टेंट साइड में हमारा कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, तो इधर भी 8 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो प्रोडक्ट साइड में आपका 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे ये हमारा बैलेंस हो गया, देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि इस प्रकार का हम बॉक्स बनाएंगे, चारों बगल बॉक्स बना दिए दोस्तों। ऑलराइट, सेकंड स्टेप क्या था कि हम प्रत्येक एटम्स के बारे में लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कौन एटम कितना है, प्रोडक्ट साइड में कौन एटम कितना है, ठीक है, 2 लिख दिए। तीसरा क्या करेंगे, उस एटम्स को पकड़िए, उस कंपाउंड को पकड़िए जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो सबसे पहले हम किसको पकड़े थे, Fe3O4 को पकड़े थे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, इधर ऑक्सीजन 1 था। तो सबसे पहले हम क्या किए, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए। चूंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन था तो 4 करने के लिए इधर भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे यहाँ पर ये स्टेप 3 हो गया, तो स्टेप 3 हो गया दोस्तों। जैसे हमारा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर किए हैं, तो आप देखिए हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हमारा 4 ही था, मतलब 2 ही था, तो इसको 8 करने के लिए हम क्या कर दिए, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। स्टेप 4। स्टेप 5 देखिए दोस्तों, अब जो बचा हुआ आयरन को आराम से बैलेंस कर लीजिए। इधर 3 आयरन है, तो इधर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे में 3 ऐड कर दीजिए, तो इससे हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम 4-5 स्टेप में हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। फाइनली स्टेप 6 क्या है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हमारा रिएक्शन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन आपका रिएक्शन बैलेंस है, उसके करेक्टनेस के लिए, मतलब सही है नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें, प्रूफ रीडिंग एक बार कर लीजिए, मिला लीजिए। इधर 3 आयरन, रिएक्टेंट साइड में देखिए दोस्तों, रिएक्टेंट साइड में इधर 3 आयरन है, यहाँ भी 3 आयरन है, यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल। अब क्या है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट क्या इक्वल है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो आपको बताया जाएगा एग्जाम में कि किसी भी कंपाउंड को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। आपके यूनिट टेस्ट में आ सकता है, आपके हाफ ईयरली जो एग्जाम वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, प्री बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है, तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारा, अगर उस सारे को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आसानी से इसको किया जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है। अब स्टेप 7 भी एक है दोस्तों कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम, आप उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसको फिजिकल स्टेट लिख देते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है कि ये रिएक्शन किस स्टेट में रिएक्ट कर रहा है। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट। जो हम ऊपर वाले केमिकल रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का वो कुछ फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि हम वहाँ यूज़ नहीं किए थे। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमको पता चले कि आयरन जो है हम सॉलिड में लिए थे, या लिक्विड स्टेट में लिए थे, या गैसेज स्टेट में लिए थे। पानी हमारा, पानी तो आप जानते हैं तीनों स्टेट में पानी पाया जाता है। सॉलिड मतलब बर्फ के रूप में भी पानी मिलता है, लिक्विड रूप में भी पानी मिलता है, और वेपर के फॉर्म में भी पानी हमारा मिलता है, उसको भी H2 ही लिखते हैं। तो फिजिकल स्टेट से ना हम रिएक्शन को ना, केमिकल इक्वेशन को हम और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, अगर उसका हम फिजिकल स्टेट लिख देते हैं तो। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula. Chemical formula के साथ हम उसका हम physical state भी लिखते हैं। The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notations. गैस को अगर हम G से लिखते हैं, लिक्विड को L से लिखते हैं, aqueous को AQ से लिखते हैं, और सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं। The word aqueous, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों। The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. aqueous शब्द का हम तब यूज़ करेंगे जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी सब्सटेंस जो होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी जो सब्सटेंस कंपाउंड होगा, अगर वो लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर होगा, पानी के अंदर होगा ना, तो उसको हम वहाँ पर हम aqueous शब्द का यूज़ करेंगे। aqueous में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि aqueous शब्द हम कब यूज़ करें। तो रिएक्टेंट का कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट का कोई भी चीज़ अगर पानी के अंदर है, देखिए ना, द वर्ड aqueous इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। पानी के अंदर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, aqueous शब्द का यूज़ करेंगे। जैसे लोहा लेंगे हम दोस्तों, लोहा का हम पानी के साथ रिएक्शन करें तो लोहा तो सॉलिड स्टेट में होगा, लोहा सॉल्युबल तो हो नहीं सकता है, तो लोहा के हम कह लीजिए आयरन को हम सॉलिड कर दिए। पानी हम लेंगे बिल्कुल, पानी जो है यहाँ पर वेपर स्टेट, हम बताए थे बहुत सारा मेटल, जैसे सोडियम है ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, कैल्शियम थोड़ा गर्म करना पड़ता है पानी को, लेकिन एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, ये सब क्या है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है दोस्तों, बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले पानी के साथ रिएक्शन करता है, मतलब गैसेस, वेपर के साथ, स्टीम इसी को कहते हैं। तो पानी हमारा गैसेस स्टेट में होना चाहिए।
उससे जो हमारा Fe3O4 बनेगा, मैग्नेटाइट बनेगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड बनेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन तो गैस है तो बाहर निकल जाएगा, तो गैस को हम G लिखते हैं। तो फिजिकल स्टेट हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। नोट that the symbol gas is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यहाँ जो हम H2O के साथ गैस यूज़ किए दोस्तों, इसका मतलब पानी जो है स्टीम के फॉर्म में लिए है। आप आगे पढ़ेंगे भी मेटल नॉन मेटल में, जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो आयरन जो है दोस्तों स्टीम के साथ ही रिएक्शन करता है। आयरन ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आयरन लिक्विड जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में पानी होता है उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो आयरन हमारा स्टीम के साथ ही रिएक्शन करता है, इसलिए हम गैस लिखे हैं, स्टीम गैसेस फॉर्म में होता है। Usually physical state are not included in the chemical equations used unless it is necessary to specify them। मतलब हम नहीं लिखते हैं उसका फिजिकल स्टेट को जब तक कि स्पेसिफाई ना कहा नहीं जाए या दिया नहीं जाए, तब तक हम नहीं लिखते हैं। Sometimes the reactions conditions such as temperature, pressure, catalyst etc for the reactions are indicated above and or below the arrow in the equation। For example, कभी कभार हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर क्या है, कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है किस टेम्परेचर हो रहा है, उस रिएक्शन का प्रेशर क्या है, साथ ही साथ कैटलिस्ट वगैरह यूज हुआ है तो उसके बारे में लिखिए ये सभी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सके अपने केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शंस को। जैसे देखिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑब्वियसली बात है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपने सुना भी होगा, क्या गैस होता है, तो गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस ही होता है। इस दोनों का रिएक्शन कराते हैं कब, 340 ATM पे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तब जाके बनता है मेथनॉल। मेथनॉल क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है, तो लिक्विड है, सिंपल। देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिखाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पानी के साथ डिजोल्व जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्वस फॉर्म में, साथ ही साथ पानी तो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। सनलाइट क्लोरोफिल के हमारा कैटलिस्ट का जैसे काम करता है, इससे बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो बनता है एकदम लिक्विड स्टेट में ही बनता है, इसलिए एक्वस लिखते हैं। साथ साथ ऑक्सीजन भी, ये भी पानी के साथ ही सॉल्युबल होता है, इसलिए वहाँ भी हम एक्वस लिखते हैं। और एस्टोज है लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। जो 1.2 में एक्टिविटी में दिया हुआ था, क्या उसको आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो आराम से बैलेंस करके दिखाइए। नेक्स्ट दोस्तों, अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इंटेक्स्ट क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा आपके लिए अगर बना लेते हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने पहले ही बताया था कि एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से। ऑब्वियसली बात है, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो उसके अपीयरेंस को डल कर देता है, तो वो आसानी से आग नहीं पकड़ सकता है। तो उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, हम सैंड पेपर से उसको हम रब करते हैं, साफ करते हैं। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल इक्वेशंस। इसको हम इस केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना है आपको। हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, देखिए हाइड्रोजन जो होता है H2, क्लोरीन जो होता है हमारा Cl2, ये बन के बनता है दोस्तों HCl। आसानी से इसको बैलेंस किया जा सकता है। 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 यहाँ पर कर दीजिए। देखिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, H2 + Cl2 से हम क्या बना लेंगे, 2HCl, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, तो BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है दोस्तों, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, ये रिएक्शन करके बनता है बेरियम सल्फेट। एरो डाल दिए दोस्तों, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, बेरियम सल्फेट बन गया, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, AlCl3 बन गया। इस रिएक्शन को बैलेंस करना, आप जरूर इसको बैलेंस कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम इसको कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए बेरियम तो बैलेंस है, सल्फेट SO4 यहाँ पर लेकिन होल 3 है, मतलब इसको आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 से कर देते हैं गुना, 2Al कर दिए दोस्तों, तो देखिए क्लोरीन कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, तो यहाँ आप 3 से कर दीजिए, 3BaCl2, यहाँ भी 3 कर दिया। आप देखिए ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया दोस्तों। 3Ba, क्लोरीन 3 दूना 6, क्लोरीन हमारा 2 यहाँ पर दिए हैं तो 3 दूना 6, ये भी हो गया। सल्फेट, यहाँ सल्फर देखिए, सल्फर यहाँ 3 है, मतलब 3 सल्फर, तो यहाँ भी 3 सल्फर है। ऑक्सीजन कितना है, 4×12, यहाँ भी 4×12 हो गया, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। 3BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें आप 3BaSO4 और प्लस 2AlCl3, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। देखिए सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आसानी से हम बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम पानी के साथ रिएक्शन दोस्तों H2O। जब तक मतलब फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं कहा है तो आप नहीं देंगे तो चलेगा। फिजिकल स्टेट मतलब मेंशन कहा है करने के लिए, तभी तो बनेगा NaOH, नहीं तो आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन H2। देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना है। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, 3 हो गया दोस्तों, तो हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो आप क्या कीजिए, हमको तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो
यहाँ आप क्या कर लेते हैं, 2 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए तो 2Na, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रो है सोडियम हमारा 2 हो गया, सोडियम इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ भी हमको 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन H2O में हम 2 कर दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया हमारा दोस्तों। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन भी हमारा 4 हो गया, तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। ठीक है, 2Na का सब जब हम 2H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हम सबको आपको करके दिखा दिए हैं। नेक्स्ट है राइज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसका देखिए यहाँ भी इसको बैलेंस करना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन है दोस्तों, मतलब बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, पानी के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाता है। बहुत आसान है, आसानी से इसको आप कर सकते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये रिएक्शन करके क्या बनाता है दोस्तों, यहाँ भी एक्वस लिख दीजिएगा, यहाँ भी एक्वस लिख दीजिएगा, क्योंकि बोल रहा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है। आसानी से इसको बैलेंस किया जा सकता है, आप जरूर कीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, हम बता देंगे। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH पानी में रिएक्शन करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl। ये दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, एसिड बेस रिएक्शन, धुआंधार रिएक्शन, सॉल्ट का फॉर्मेशन। HCl क्या है, एसिड होता है हमारा, NaOH क्या है, बेस होता है, ये बनेगा NaCl प्लस पानी H2O। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनता है। आराम से इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस क्या करना है, ये तो बैलेंस ही हमारा Na1 हाइड्रोजन 1 है इधर, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस ही है। फर्स्ट वाले को सिर्फ बैलेंस करना है। तो यहाँ से बैलेंसिंग आपने अच्छे से सीख लिया होगा दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। और दोस्तों पढ़ते रहिए, इसके आगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम कंप्लीट करेंगे कल और नेक्स्ट डे, और हम करेंगे धीरे धीरे इस चैप्टर को एंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से पढ़िए। कोई क्वेरी जरूर पूछिएगा दोस्तों, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स आइदर BPSC का तैयारी कर रहे हैं उनको तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट। आजकल जानते हैं कि कई सारे ऑप्शन में भी ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 में कुछ अजीब ही रहता है, तो आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इवन एक्वा सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट वगैरह सब पता होना चाहिए, हम किसको किधर से बैलेंस कर रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो BPSC वाले स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।